अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 की बॉटनी। पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो शुरू में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, और फिर हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किन किन प्रोसेस से होती है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहते हैं किसे हैं, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल मूव करता है या चीज़ें मूव करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी भी चीज़ का मूव करना ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, और इसके लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत किसे होती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को होती है और क्यों होती है। तो देखिए, आपको पता है कि हर सेल जो है वो कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा होता है, या तो कुछ बना रहा होता है या तो कुछ तोड़ रहा होता है। तो जब भी वो कुछ बनाएगा तो उस कोई भी चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। सिमिलरली, अगर प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं आप, तो प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अमाइनो एसिड होते हैं। अगर आप डीएनए बनाना चाह रहे हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हर प्रोसेस के लिए, कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल सेल को जो चाहिए तो वो उससे मिलेगा कहाँ से। अगर उसके पास नहीं है तो बॉडी के किसी दूसरे हिस्से से जो है वो मटेरियल उस तक आएगा। तो कौन लेकर आएगा? कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। सिमिलरली, ये तो हो गया एनाबॉलिज्म, यानी किसी चीज़ का बनना। एक और प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म में जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर कोई चीज़ ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल, सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट से जान छुड़ानी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ एक्सेस के अंदर जो होती है वो फ़ायदेमंद नहीं होती, वो हमेशा नुकसानदेह होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, जब ये एक्सेस के अंदर होंगे सेल के अंदर, तो सेल को अपना काम करने नहीं देंगे, सेल को डिफ़िकल्टी होगी अपना काम करने में। तो इन चीज़ों से जान छुड़ानी है। अब बॉडी के अंदर कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा जो कि इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस तक ये मटीरियल पहुँचाना जो है ये भी जिम्मेदारी होगी किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो ये दो यूजेज़ हैं, या तो काम की चीज़ें हासिल करने के लिए या फिर वेस्ट मटीरियल से जान छुड़ाने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। नाउ द पॉइंट इज़, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं या वो ऑर्गेनिज्म जो सिंपल मल्टीसेलुलर हैं, चूँकि इनकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमीबा की बात करें तो एक सेल है, वो पानी के अंदर रहता है, तो उसका जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो हर तरफ से पानी के साथ कांटेक्ट में। तो पानी वो मीडियम है जिसमें से वो काम की चीज़ें निकाल लेता है, ले लेता है, और पानी ही वही मीडियम है जिसके अंदर वो वेस्ट मटीरियल डाल देता है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो एल्जी होते हैं, यूनिसेलुलर एल्जी हो गए या सिंपल मल्टीसेलुलर एल्जी हो गए, या फिर आपके एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो स्पंजेस हो गए या फिर हाइड्रा वगैरह हो गए, इनके अंदर भी जितने सेल्स होते हैं वो यूजुअली डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं विद एनवायरनमेंट। तो इनके हर सेल को जो भी चीज़ चाहिए होती है वो वाटर से ले लेते हैं या अपने एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, और जो वेस्ट होता है वो उसमें छोड़ देता है। किसको चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो वो है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो कौन से सेल्स हैं? वो मेरी स्किन के सेल्स हैं। लेकिन डीप जो सेल्स हैं, मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर, उनका ताल्लुक इन्वायरमेंट से नहीं है, तो उन्हें कोई भी मटीरियल जो है वो इन्वायरमेंट से नहीं मिल रहा। उन तक मटीरियल पहुँचाने के लिए या उनसे वेस्ट को रिमूव करने के लिए मुझे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो रिक्वायरमेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और सारे मल्टीसेलुलर की नहीं, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके अंदर कुछ सेल्स जो हैं या बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से दूर जा चुके होते हैं, तो उन तक मटेरियल पहुंचाने या उनसे वेस्ट रिमूव करने के लिए दे नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिकॉज मेरे अंदर डाइजेशन जो है ना, ये हर सेल की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिसका काम डाइजेशन है। अब वो डाइजेस्ट तो कर लेगा तो उसके सेल्स को तो मिल जाएगा मटेरियल, लेकिन बाकी बॉडी तक पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। सिमिलरली मेरी बॉडी के अंदर या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो वेस्ट को रिमूव करना होता है वो हर सेल की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वो कोई खास ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव किडनीज़। किडनीज़ का काम है वेस्ट को रिमूव करना, तो किडनीज़ तक वेस्ट पहुंचाना जो है ये भी जिम्मेदारी होगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। सिमिलरली गैस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की जिम्मेदारी होती है गैस एक्सचेंज। तो लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना ताकि वो बाहर जाए, और लंग्स से ऑक्सीजन लेना और फिर तमाम सेल्स तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी होगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो इस वजह से ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किस किस लेवल पे होती है और किन किन प्रोसेसेस से होती है।
प्लांट्स जो है वो दो मीडियम के साथ इन कांटेक्ट हैं। एक उनका सॉइल है जहाँ से वो मटेरियल लेते हैं, और एक एटमॉस्फेयर है जहाँ से वो मटेरियल लेते हैं। सॉइल से यूजुअली वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और एटमॉस्फेयर जो है इनका वहाँ से ये गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 3 लेवल्स के ऊपर होती है। बहुत आसान है। देखिए भैया, हमारे पास एक सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक्स कोई मटेरियल है जो सेल के अंदर था और ये सेल से बाहर चला गया। ये वाई कोई मटेरियल है जो सेल के बाहर था और सेल से अंदर आ गया। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये भी ट्रांसपोर्ट है ना। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो चीज़ें मूव कर रही हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये सेलुलर लेवल के ऊपर होती है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहलाती है। देन दूसरी तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास, वो होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें मटेरियल मूव करता है थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी एक मेम्ब्रेन नहीं बल्कि कुछ मेम्ब्रेन्स क्रॉस करके जाता है। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एंड देन एक ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है कि जिसके अंदर मटेरियल बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अभी तो आपको समझ नहीं आएंगी, बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल, ठीक है। ये मीजोफिल सेल करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पाइप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो इन मीजोफिल सेल से जो फूड जाती है फ्लोएम तक, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ एक मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रही, बल्कि जो मटेरियल है वो कुछ डिस्टेंस मूव करके जा रहा है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब एक बार फ्लोएम के अंदर फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसके बाद ये फूड पार्टिकल्स या जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक थी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जबकि इनका फ्लोएम के अंदर मूव करना जो है ये कहलाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली ये हमारे पास एक और पाइप है जिसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम जो है इसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स जो हैं उन्हें पूरी प्लांट की बॉडी में पहुँचाना। तो इन तक आता जो है वाटर और मिनरल जो आता है वो रूट से आता है, ठीक है। तो रूट के सेल्स से इन तक आना ये कहलाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और इन तक आने के बाद इनसे पूरी प्लांट की बॉडी में जाना ये कहलाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना दूर दूर तक मटेरियल जा रहा है हम डिफाइन करते हैं इसे शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। अच्छा भाई, अब ये जो काम होते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट होती है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इसका, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पैसिव, ठीक है, और एक कहलाता है एक्टिव। तो सबसे पहले तो इनके दरमियान डिफरेंस देख लें। देखिए, पैसिव के अंदर ना चीज़ें मूव करती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब भी चीज़ें हाई टू लो जाएंगी वो पैसिव है। नंबर 2, इसके अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो चीज़ें मूव करती हैं बिना एनर्जी की ज़रूरत के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका ऑपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई, यानी अगेंस्ट जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक जगह पर चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह पर चीज़ें कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये जो स्लोप बनता है दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हाई टू लो जाना दिस इज़ कॉल्ड टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और लो टू हाई जाना जो है दिस इज़ कॉल्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी बात होगी टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी चीज़ें मूव करेंगी हाई से लो, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी चीज़ें मूव करेंगी ऑपोजिट, लो से हाई जाएंगी, तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बात आपने खुद भी नोटिस की होगी, जो स्लाइड्स होती हैं पार्क्स के अंदर या वाटर पार्क्स के अंदर, तो उसमें जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। जब आप बस आप थोड़ा सा मूव करते हैं और ख़ुद ब खुद वो स्लाइड आपको नीचे लेकर आती है। बट कभी आपने अगर कोशिश की हो नीचे से ऊपर जाने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट जा रहे होते हैं। किसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं? वहाँ पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहे होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिकॉज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि किसी भी हाइट के ऊपर यू हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस हाइट के ऊपर यू हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी, एंड इस हाइट के ऊपर यू हैव लो पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप हाई से लो की तरफ आएंगे आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, जब आप लो से हाई की तरफ जाएंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। जब आप पेन को छोड़ते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है बिना एनर्जी के, लेकिन उसको नीचे से ऊपर ले जाने में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। सो ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मामला होता है इसके अंदर। अच्छा, अब पैसिव की जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डिफ्यूजन,
और एक को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, दोनों के अंदर क्या होगा, चीज़ें मूव करेंगी हाई से लो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिफ्यूजन में चीज़ें जा रही हैं हाई से लो, लेकिन ऑस्मोसिस में लो से हाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है, दोनों जो टाइप हैं ये हैं पैसिव की, तो दोनों के अंदर चीज़ें मूव करेंगी हाई से लो और दोनों के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब डिफ्यूजन की दो फर्दर टाइप्स हैं, इसको क्या हो गया, हाँ, तो डिफ्यूजन की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन और एक को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज होते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए होगी, फैसिलिटेटेड में चाहिए होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों किसकी टाइप है, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन किसकी टाइप है, पैसिव की, और पैसिव के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो टोटल 3 प्रोसेस हो गया हमारे पास है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इन तीनों के अंदर चीज़ें मूव करेंगी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिए भाई, सबसे पहली बात, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो एनी मॉलिक्यूल है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी तो हम उसे डिफ्यूजन का नाम देंगे। ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़कर आए होंगे 9th क्लास के अंदर कि इस परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है, बिकॉज परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा है जहाँ पर स्प्रे किया गया है, और पूरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो कम थे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। सिमिलरली आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी, इंक का ड्रॉप अगर डाल दें पानी के अंदर तो पूरा का पूरा पानी जो है वो नीला या काला हो जाता है, बिकॉज इंक के मॉलिक्यूल जहाँ गिरे थे वहाँ वो ज़्यादा थे, उन्होंने मूव करना शुरू किया वहाँ से ऐसी जगह पे जहाँ वो कम थे। तो ये भी डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन के अंदर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तरह का डिफ्यूजन वो होता है जो हम चूँकि बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो एक तरह का डिफ्यूजन वो होता है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाता है बिना किसी की मदद के। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर जाएंगे बिना किसी की मदद के। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके थ्रू गुजर जाएंगे बिना किसी की मदद के। देखें, ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो या तो लिपिड इन नेचर हों। ऐसा क्यों है, बिकॉज आपने पढ़ा है जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो ज़्यादा है इसके अंदर वो लिपिड है, तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो लिपिड इन नेचर है। तो सेल मेम्ब्रेन अगर खुद लिपिड है तो ये सिर्फ उनको इजाज़त देती है जो लिपिड इन नेचर होता है। तो जो भी लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली क्रॉस करके आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। सिमिलरली वो मॉलिक्यूल्स जो साइज़ में छोटे होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करके आ जाते हैं। अगर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो ये ईजिली मूव करके आ जाएंगे हाई से लो। तो ऐसा डिफ्यूजन जिसके अंदर किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की, एनर्जी की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं किसी की मदद की, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा डिफ्यूजन कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या लिपिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्रॉस करके आ जाते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन करता है। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तो देखें, कई बार फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आप खुद भर लेते हैं, कई बार फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप जाते हैं अपने सीनियर से या किसी टीचर से जाके पूछते हैं कि भाई इस कॉलम के अंदर क्या भरना है। क्या वो सीनियर या टीचर आपसे कोई पैसे लेता है? नहीं लेता। वो अलग बात है कि अगर गवर्नमेंट का बंद हो तो शायद मांग भी ले, बट यूजुअली नहीं लेते। तो इस कंडीशन के अंदर आपने किया क्या, बिना पैसों के काम किया है, लेकिन किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें चीज़ें अगेन मूव करती हैं हाई से लो, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो इनको कोई ना कोई मूव करवाने वाला चाहिए होता है, लेकिन ये काम होता है बिना एनर्जी के। तो बिना एनर्जी के लेकिन किसी की मदद से जो काम हो रहा है, कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये कौन है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फैसिलिटेट कर सकता है? तो मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड का काम मैंने बता दिया, वो डायरेक्टली क्रॉस करवा रहा है। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया था। हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये वो होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लिपिड की जो लेयर हैं उनको क्रॉस करती हैं, और एक्सट्रिंसिक वो होती हैं जो कि एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको मैं यहाँ पर ये अगेन सेल ये लिपिड वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक और हमारे पास प्रोटीन है। अच्छा, ये दोनों प्रोटीन्स ऐसी हैं, देखें, ये लिपिड की एक लेयर है
और ये लिपिड की दूसरी लेयर है। ये दोनों प्रोटीन्स ऐसी हैं कि ये दोनों लेयर्स को क्रॉस कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी कहलाती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके बरक्स अगर एक प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है तो ये सिर्फ एक लेयर के अंदर लगी हुई है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन जो दोनों लेयर को क्रॉस करेगी वही इस काबिल होगी कि किसी चीज़ को आउटसाइड से, ये सेल का बाहर का हिस्सा है और ये सेल का इनसाइड है, साइटोप्लाज्म है, को किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ले जा सके। अब इन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन, दिस वन इज कॉल्ड चैनल प्रोटीन, और एक हमारे पास कहलाती हैं कैरियर प्रोटीन। ये जो चैनल प्रोटीन है ना, इनके अंदर होते हैं होल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको होल नज़र आ रहा है। ये क्या करती हैं, ये वाटर को गुजरने की इजाज़त देती हैं, और वाटर के साथ साथ जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ आयंस वगैरह होते हैं, उनको भी गुजरने की इजाज़त देती है। चूँकि पानी और लिपिड की बनती नहीं है तो पानी यहाँ से नहीं गुजर सकता, पानी लिपिड से डायरेक्टली नहीं गुजर सकता, यानी पानी सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकता। तो जो वाटर है वो करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके थ्रू गुजर के यहाँ आता है, और वाटर अपने साथ साथ दूसरे पार्टिकल्स भी लेकर आता है। दूसरी ये कहलाती हैं चैनल प्रोटीन, जो कि वाटर फिल्ड पोर बनाते हैं। दूसरी प्रोटीन्स हमारे पास है कैरियर प्रोटीन। देखिए ये भी दोनों लेयर्स को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और ये अंदर आना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इन कैरियर प्रोटीन्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं कुछ स्पेसेस, ये जगहें बनी हुई हैं यहाँ पे, ये यहाँ आके बैठ जाएंगे। जब ये यहाँ आके बैठ जाएंगे तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोटीन है ये नीचे से बंद है, ऊपर से खुली है। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से बंद हो जाएगी, नीचे से खुल जाएगी। तो मैं अगर बना कर दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से बंद हो गई, नीचे से खुल गए, और ये मॉलिक्यूल जो है ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। अगेन इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट इज़ वाई ये कहलाता है पैसिव प्रोसेस। और ये वाला जो डिफ्यूजन है कि जिसके अंदर इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू काम हो रहा है, इन प्रोटीन्स के थ्रू काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक तो डिफ्यूजन बिल्कुल सिंपल है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल मूव करेंगे डायरेक्टली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। और फिर दूसरा वो होता है हमारे पास कि जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये मूव करते हैं किसके थ्रू, इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए, जिनमें चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन आती हैं। चैनल प्रोटीन क्या बनाती हैं, वाटर फिल्ड पोर बनाती हैं, और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो अपने साथ कंबाइन करती हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो अपने साथ कंबाइन करती है मॉलिक्यूल को और फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं। दोनों के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, बिकॉज इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये हमारे पास सेल, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये जो S है ये बेसिकली कोई सबस्ट्रेट है, कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है या तो ये गैस होगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या ये लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल होगा। देखें कैसे मज़े से मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है। खैर आउटसाइड इनसाइड से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तरफ भी जा सकता है। तो खैर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये जो सबस्ट्रेट आया है तो ये कंबाइन हुआ है किसी पी के साथ। ये पी जो है ये बेसिकली परमिएज है। परमिएज का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करवा रहा है, जो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवा रहा है या जो अलाउ करवा रहा है इसको मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरने के लिए। तो परमिएज का काम सिर्फ इतना होता है कि ये सबस्ट्रेट को अंदर छोड़ता है या अक्रॉस छोड़ता है और दोबारा वापस उसी कंडीशन के अंदर आ जाता है ताकि दूसरा सबस्ट्रेट आकर इसके साथ कंबाइन हो सके। अगेन कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन किसी की फैसिलिटेशन चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थर्ड टाइप जो है हमने वो पढ़नी है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें, ये अच्छा अभी ऑस्मोसिस की भी बात करनी है। ये हमारे पास डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर आयन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये थोड़ा सा देख लें। नंबर 1, साइज एंड नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटे साइज वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डिफ्यूज फास्टर देन द लार्ज वन। ऑब्वियस ही बात है, जिनका साइज छोटा होता है वो तेज़ भागते हैं और जिनका साइज बड़ा होता है वो स्लो भागते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो हाई होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और कौन सा फैक्टर है भाई, तो वो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, एक तरफ 100 मॉलिक्यूल है, एक तरफ 2 मॉलिक्यूल है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 98 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस तरफ 50 हो और इस तरफ 45 हो तो बहुत कम डिफरेंस है, तो डिफ्यूजन स्लो होगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा डिफ्यूजन करिए। सिमिलरली जितना कम डिस्टेंस होगा, यानी जो मेम्ब्रेन है, जो भी बीच में बैरियर है, जो भी बीच में मेम्ब्रेन है, जो भी बीच में बैरियर है, उसका डिस्टेंस जितना कम होगा, वो जितनी बारीक मेम्ब्रेन होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा। तो 3-4 चीज़ें हो गई। नंबर 1 साइज डिपेंडेंट होता है, नंबर 2 टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है डिफ्यूजन, नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है, एंड नंबर 4 डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है डिफ्यूजन। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अभी तक हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन के अंदर भी एनर्जी नहीं चाहिए थी, चीज़ें हाई टू लो जा रही थी। ऑस्मोसिस के अंदर भी एनर्जी नहीं चाहिए और चीज़ें हाई टू लो जाती हैं। तो अभी ऑस्मोसिस क्या भला है? देखिए भाई, डिफ्यूजन के अंदर हमने बात की थी कि चीज़ें मूव करेंगी हाई टू लो। मैंने कहा था एनी मॉलिक्यूल, और मैंने कहा था इस पॉइंट के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, एनी मॉलिक्यूल। जब भी आप एनी मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात करते हैं तो आप डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं। जब आप स्पेसिफिकली वाटर की बात करते हैं तो आप ऑस्मोसिस की बात कर रहे होते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? आप बात करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी डिफ्यूजन के अंदर आप किसी मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर स्प्रे किया है परफ्यूम, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो हवा में फैल रहे हैं, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन जब भी ऑस्मोसिस की बात करेंगे हम कोई ना कोई मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जो कि पार्शियली परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी वो हर चीज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो ये दो शर्तें जब आप लगा देते हैं तो डिफ्यूजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑस्मोसिस के अंदर। तो ऑस्मोसिस क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन, और किसके थ्रू? अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी वही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एंड विदाउट एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का। अब इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है भाई। ये इनके पास यू शेप एक ट्यूब है, ये साइड ए कह दिया, ये साइड बी कह दिया। ए साइड के ऊपर खाली पानी है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो ये प्योर वाटर है। बी साइड के ऊपर सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर सुक्रोज के मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर सुक्रोज के मॉलिक्यूल की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई ज़्यादा, ठीक है, और ये हो गया डाइल्यूट। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें ना, तो हम एक तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये कहलाएगा हाइपरटोनिक, हाइपर। और ये वाला सोल्यूशन तो नहीं है, ये वाला साइड जो है ये कहलाएगा हाइपोटोनिक, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके मुकाबले में कम है। वाटर हमेशा मूव करता है हाइपो से हाइपर, तो वाटर मूव करेगा यहाँ से यहाँ, वाटर मूव करेगा ए से बी। ठीक है जी। हालांकि वाटर बी से ए भी मूव करेगा, लेकिन हम बात करते हैं नेट मूवमेंट की। ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो आपको नजर आएगा ए से बी की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा? ए की साइड पानी कम हो जाएगा। देखें, ए के ऊपर पानी पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया, और बी का जो लेवल है वो बढ़ गया। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस है। क्यों ऑस्मोसिस है? क्योंकि वाटर मूव कर रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं पे वाटर की मूवमेंट की, दूसरी बात हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर कोई ना कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूट पार्टिकल को गुजरने की इजाजत नहीं देगी, यानी सुक्रोज मूव करके नहीं आ सकता, पानी मूव करके आ जा सकता है दोनों तरफ। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं ना, बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने आपको कहा कि जो ए सोल्यूशन है और जो बी सोल्यूशन है, यानी ए साइड है और बी साइड है, मैंने कहा बी साइड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और ए साइड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है? वाटर जा रहे हैं ए से बी, जबकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वाटर कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं ना, तो ऑस्मोसिस के अंदर हम ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये इट्स किसकी बात हो रही है? वाटर की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। आपने ये देखना है कि पानी कहाँ ज़्यादा है। तो अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि पानी दोनों तरफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है। ये मैं समझाऊंगा कैसे। तो पानी वहाँ से मूव करेगा जहाँ पानी ज़्यादा है। हम ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करेंगे। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है,
यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी घेरी हुई है। देखें दोनों लेवल सेम है, तो अगर दोनों लेवल सेम है तो यहाँ पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह घेरी है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी है। तो वाटर मूव कर रहा है ए से बी, यानी वाटर मूव कर रहा है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, अपने हाई नंबर से अपने लो नंबर की तरफ, ठीक है। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from its high concentration to its low concentration across a semi-permeable membrane या across a plasma membrane, this is considered as osmosis। इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हो गई कहानी ऑस्मोसिस के बारे में। यहाँ पर आपको डेफिनेशन में मिल जाएगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हुज कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ से ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे वाटर कम है, थ्रू अ सेमी परमेबल, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें या किसी भी और ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो वो इम्परमिएबल नहीं होती। सॉल्यूट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त नहीं देती, सॉल्यूट गुजरता है, लेकिन जो स्पीड होती है, यानी मैं अगर बात करूं कि कोई मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किसी सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रही, इसका मतलब यह है कि वो बहुत स्लो जाएगा, यानी जितना वो किसी और मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त दे रही है, सॉल्वेंट को गुजरने की इजाज़त दे रही है, एज़ कम्पेयर टू दैट सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो बहुत स्लो जाएंगे और उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी एक तरफ, जब वो मूव कर सकेंगे। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रिक्टली सेमी परमिएबल नहीं होती, या स्ट्रिक्टली जो है वो इम्परमिएबल नहीं होती, सॉल्यूट के हवाले से वो गुजरने की इजाज़त देती हैं। ये बात आपने थोड़ी सी याद रखनी है। द लास्ट पॉइंट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी चीज़ें मूव करेंगी लो से हाई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है एक मॉलिक्यूल से, जिसे हम कहते हैं ATP। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है, देखिए आप पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस डायरेक्टली जो ट्रांसपोर्ट होती है वो तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किसी ना किसी कैरियर के ज़रिए होता है, वो किसी ना किसी प्रोटीन के ज़रिए होता है। जो प्रोटीन अभी हम पढ़ कर आए थे ना पीछे, वही प्रोटीन्स हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन्स हैं जो बिना एनर्जी के काम करती हैं, और कुछ प्रोटीन्स हैं जो एनर्जी के साथ काम करती हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि चीज़ों को मूव करवा रही है हाई से लो, तो उसे एनर्जी नहीं चाहिए होगी, तो ये वाला प्रोसेस कहलाएगा पैसिव, ये वाला प्रोसेस कहलाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई प्रोटीन है जो चीज़ों को मूव करवा रही है लो से हाई, तो लो से हाई करवाने में इसको चाहिए होगी एनर्जी। अब ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, तो ये दोनों एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये कंबाइन हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, और ये जो परमीज है ये वापस आ रहा है। लेकिन अब की बार जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ये लो से हाई जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है? तो कुछ निशानियाँ हैं, ये निशानियाँ आपने याद रखनी है। वो सेल या वो टिश्यू जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनमें हमें नज़र आते हैं ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों नज़र आते हैं भाई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि इन्हें एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाते हैं, ये ATP जनरेट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, यानी ये ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो खा रहे होते हैं। और इसके अलावा इन सेल्स के अंदर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ATP मिलती है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसकी? कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एग्जाम्पल इन्होंने एक दी हुई है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है फ्लोएम लोडिंग। मैंने आपको जो बताया था कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जो सेल्स हैं वो जब फूड बना लेते हैं तो वो डाल देते हैं फ्लोएम के अंदर। ये प्रोसेस कहलाता है फ्लोएम लोडिंग। इसको हमने कहा था ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, और इसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है ये मैं जब ट्रांसलोकेशन पढ़ाऊँगा तब समझाऊँगा। तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है, यानी इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और चीज़ें मूव करेंगी लो से हाई। द लास्ट थिंग इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये क्या था? ये किसे कहते हैं? एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है, वो क्या करता है? वाटर को जमा करके, वाटर को एड्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है, सूज जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है इम्बाइबिशन। कौन कौन से सब्सटेंसेस? स्टार्च है, गम है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं। सेलुलोज है जो प्लांट की सेल वॉल में होता है, और प्रोटीन्स, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये पानी को अट्रैक्ट करती हैं।
दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्वेल अप हो जाता है। आप जब सीड डालते हैं, ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तो सीड जो है ना वो भी वाटर जो है उसके लिए एफिनिटी रखता है और वो वाटर को कलेक्ट करके अपने अंदर स्वेल अप हो जाता है। और ये जो स्वेलिंग है ना ये हेल्प करती है उसके सीड के कोट को पुश करने में, सॉफ्ट करने में, ताकि अंदर से प्लांट निकल सके। सिमिलरली आप देखते हैं जब बारिशें होती हैं तो जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, लकड़ी का जो भी सामान होता है वो सूख जाता है, बिकॉज जो लकड़ी है वो बेसिकली डेड सेल्स हैं, और डेड सेल्स हैं या लिविंग सेल्स हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं। सिमिलरली आप चने भिगो के रखते हैं रात को, वो सुबह तक स्वेल अप हो जाते हैं, बिकॉज वो इम्बाइबिशन करते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है इम्बाइबिशन। आई होप समझ आया होगा, थोड़ी बहुत बात हमने की है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। बॉटनी थोड़ी सी ड्राई होती है, यूजुअली समझ नहीं आती, बट कोशिश करेंगे थोड़ा आसान करके समझाने की से।